Good afternoon, students. My name is Ravikant Mani, and I completed my BTech from IIT Kanpur in 2010. And 2006 में जब मैंने IIT JEE का एग्जाम दिया था, उसमें मेरी रैंक 500 में थी। पिछले 10 सालों से मैं लगातार IIT JEE मेंस, एडवांस और नीट के लिए फिजिक्स का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ बच्चे लोगों को। मेरे पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे IIT में, NIT में, एम्स में अब पढ़ चुके हैं और अभी वर्तमान में पढ़ भी रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये सारे एग्जाम क्लियर किए जाते हैं और आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले एक बात तो ये आप जान लें कि आपको पूरी तरीके से अपने एम को, लक्ष्य को अच्छे से पहचानना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, क्लास 10 तक जो है बच्चे जो है बहुत फोकस्ड नहीं होते हैं अपने करियर को लेकर के, लेकिन आपका जो 11th 12th है बिल्कुल क्लास 10 से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ से जो आप कॉलेज में जाएंगे वो आपके करियर को डिसाइड करता है। तो इसलिए बच्चों मैं ये कहूंगा कि आपका लक्ष्य जो है वो पूरी तरीके से क्लास 10 कंप्लीट होने तक आपका फिक्स हो जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको पूरी तरीके से, जैसे ही आपका 10th का एग्जाम कंप्लीट हो, आपको पूरी तरीके से निष्ठापूर्वक लग जानी है। तो पहली बात तो आपका लक्ष्य आपको निश्चित होना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में जाएं, चाहे आप मैथ्स लें, चाहे आप बायो लें या आप फिर कॉमर्स लें, किसी भी फील्ड में आपको पहले से डिसाइड कर लेना होगा कि हमको ये फील्ड में आगे की ओर बढ़ना है। लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ जो है लगातार मेहनत करनी है। और यदि आप ये दोनों चीज कर पाते हैं, अपने लक्ष्य को निश्चित कर पाते हैं और मेहनत ठीक ढंग से लगातार कर पाते हैं, तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप क्लियर कर नहीं सकते। सफलता आपके हाथों में होगी बच्चों। बस आपको अपने लक्ष्य को और अपनी ईमानदारी को, बस इसको ही पहचानना है और इसको ही पूरा करना है। बच्चों, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है जेईई मेन, नीट, एडवांस के लिए, वो क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं और किस सीक्वेंस में पढ़नी होती हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास 11th के टॉपिक्स को समझने की करते हैं। क्लास 11th का जो सबसे पहला टॉपिक है वो बेसिक मैथमेटिक्स है, क्योंकि देखिए बच्चों, फिजिक्स में कई जगह आपको मैथ्स का यूज होता है, तो उसके लिए सबसे पहला बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। बेसिक मैथ्स में हमारे को जो बेसिक ट्रिगों का हमारे को नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए, हमको डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए। डिफरेंशिएशन के साथ साथ उस dy बाई डी जो डिफरेंशिएशन है उसका क्या क्या मतलब होता है, अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंशिएशन कैसे यूजफुल होता है, ये अपने को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम ये डिफरेंशिएशन को कई जगह यूज करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन के साथ साथ ये जो इंटीग्रेशन है, इसकी भी जरूरत हम लोग को फिजिक्स में कई जगह होने वाली है। इसीलिए बच्चों, ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, ये फिजिक्स में भी आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है, जबकि इसके डिटेल आप यदि मैथ्स लेते हैं तो आपको क्लास 12th में काफी डिटेल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे को फिजिक्स के लिए उतनी डिटेल में जरूरत नहीं है। जो भी रिक्वायर्ड है हम फिजिक्स के लिए वो बेसिक्स में यहां पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक चीज है यूनिट, डायमेंशन एंड एरर। तो हमारे को फिजिक्स में कई जगह पे, जैसे आपको वेलोसिटी हो गया तो उसका यूनिट लिखना होगा, एक्सेलरेशन हो गया तो उसका यूनिट लिखना होगा, यदि फोर्स होगा तो उसका यूनिट लिखना होगा। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स में भी एक स्पेशल नेम है और डिराइव यूनिट है, तो ये सब का हमने को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसलिए वो जो सीक्वेंस है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट, डायमेंशन एंड एरर पे। तीसरा जो टॉपिक है जो वेक्टर है, जो बेसिकली वेक्टर का जरूरत हम लोग को कई जगह होता है पूरे फिजिक्स में ही। जिस तरीके से मैंने कहा कि बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ती है, हमारे को वेक्टर की भी जरूरत पड़ती है। हर जगह आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें, फ्रिक्शन की बात करें, सर्कुलर मोशन, जहां भी जाएंगे आपको वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग जो है कुछ बेसिक वेक्टर्स भी देखेंगे। हालांकि जिन लोग बच्चे लोग मैथ्स लेंगे उनको वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री काफी डिटेल में 12th में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे को जितनी फिजिक्स के लिए जरूरत है उतने ही हम वेक्टर्स को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो है वो स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। v = u + at, s = ut + ½ at²। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है मोशन में पढ़ेंगे, मोशन में भी देखेंगे। तो पहले वन डायमेंशनल मोशन हुआ। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब हुआ जब एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है, तो उसके मोशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
फिर एक 2 डायमेंशनल मोशन हुआ, जब आप मान लीजिए एक बॉल को हवा में फेंकते हैं तो उसका मोशन कैसे होता है, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसको स्टडी करेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में। और उसके बाद बच्चों जो तीसरा एक चीज है चेंज ऑफ फ्रेम, और इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन की भी कई जगह हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक जो आता है, जो मैकेनिक्स का फंडामेंटल कहलाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपने 9th में भी सुना ही होगा कि न्यूटन के 3 लॉ हैं, लेकिन आपने वहां पर सिर्फ डिफिनीशंस और बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए होंगे। यहां पर हम काफी डिटेल में जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है उसके फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को काफी डिटेल में हम समझेंगे और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद आप जो आगे का टॉपिक देखेंगे फ्रिक्शन, ये बेसिकली जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ही अंडर आता है। बस इसमें इतना ही है कि हम एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर लगाते हैं जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, तो उस फ्रिक्शन फोर्स के साथ हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। फिर आप आगे जाएंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम लोग जितने भी यहाँ पर मोशन पढ़ रहे थे वहां पर हमने बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन या कर्व मोशन पे हम लोग फोकस थे। एक स्पेशल टाइप का मोशन है जहां सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, हम उस सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के भी को भी स्टडी करेंगे। तो बेसिकली देखेंगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, वो तीनों मिलाकर कंबाइंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही आता है। फिर इससे आगे हम जो आगे बढ़ेंगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन के बाद एक बहुत बड़ा जो चैप्टर आता है वो है वर्क, पावर और एनर्जी। बेसिकली आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बहुत सारा कुछ सुना हुआ भी होगा, तो उसी को ही हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क, पावर, एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और वर्क एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होता है। फिर आगे हम लोग जो बढ़ेंगे तो आएगा तीसरा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। यहाँ पर बेसिकली इसको हम मैं ये कहूँ तो इसमें एक जो बहुत फंडामेंटल जो हमारे को सीखना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, पूरे मैकेनिक्स की बात करूं तो पूरे मैकेनिक्स में 3 कंजर्वेशन जो है लॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। वर्क, पावर, एनर्जी में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सीखेंगे और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और सेंटर ऑफ मास में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझेंगे। उसके बाद बच्चों जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है, तो यहां तक जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन को ही हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर बॉडी के रोटेशनल मोशन को हम इससे पहले तक बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। हम लोग जब मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसलेशन के साथ साथ हम रोटेशन को भी इंक्लूड करते हैं कि जब रिजिड बॉडी रोटेट करता है तो उसके लिए टॉर्क की जरूरत होती है, कितना टॉर्क लगेगा तो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ये सब वगैरह हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और इसी टॉपिक में बच्चों एक बहुत बड़ा जो बेसिकली हमारे पर कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पूरे मैकेनिक्स की बात करूं बच्चों तो ये जो मैकेनिक्स की बात करेंगे, ये जो 3 कंजर्वेशन लॉज हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे को इन कंजर्वेशन लॉज को यूज करना पड़ता है बच्चों। ये देखेंगे तो मोटा मोटी जो ये पूरा जो यहाँ मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी तक की बात करेंगे तो ये पूरा मैकेनिक्स कहलाता है, राइट बच्चों। उसके बाद जो हम लोग टॉपिक आएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक खास तरीके का मोशन है, तो उसका भी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, उसके डायनेमिक्स पढ़ेंगे, किस तरीके से मोशन होता है, कैसा होता है रिलेशन, उसको हम लोग एसएचएम को पढ़ेंगे। एसएचएम में एसएचएम के बाद हम लोग फ्लूइड्स पे आएंगे। जब भी हम मैकेनिक्स की बात कर रहे थे तो वहां उस मैकेनिक्स में हम सॉलिड मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे थे, वहां पर लिक्विड के मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे थे। तो जब हम यहाँ पर आगे देखेंगे फ्लूइड की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे। फ्लूइड पे भी फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है, वो कितना होता है, कैसा होता है, प्रेशर क्या चीज है, इन सारी चीजों का हम स्टडी करेंगे। और फ्लूइड और सॉलिड के बीच जो इंटरेक्शन है, उस जगह पे फ्लूइड सॉलिड पे कितना फोर्स लगाता है, सॉलिड फ्लूइड पे कितना फोर्स लगाता है, ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों एक बहुत बड़ा जो टॉपिक और इंपॉर्टेंट आता है मैकेनिकल वेव का। इस मैकेनिकल वेव के बारे में हम लोग सब समझ ही रहे हैं, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो साउंड वो भी एक वेव है, और आपके पास जो मेरी आवाज पहुंच रही है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो आपके पास आ रही है। तो हम लोग जो है बहुत जगह वेव्स को हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उसके फिजिक्स को हम नहीं समझ रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर पूरी तरीके से जो वेव है उसके फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। वेव बेसिकली क्या चीज है, वो कैसे मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, उस पूरे को हम लोग स्टडी करेंगे वेव में।
और उसके बाद जो हमारे पास आएगा टॉपिक, लास्ट टॉपिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आएगा। हम बहुत सारी जगह देख रहे होते हैं, इसको हम यूज भी करते हैं कि हीट ट्रांसफर देखते हैं, किसी भी चीज को ठंडा करना होता है तो हम उसको पंखे के नीचे रख देते हैं या उसके एरिया को बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे को प्रैक्टिकल नॉलेज तो है लेकिन उसका थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, तो हम उसको थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखेंगे। आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है, आपके जो कार हैं, जो बाइक है, इस सारी जगह पर आप देखेंगे वो इंजन है, वो इस इंजन का स्ट्रक्चर है, उस इंजन में पेट्रोल डीजल बर्न होता है, उससे वो कुछ वर्क करता है। तो ये सारे वर्क कैसे होते हैं, हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होता है, वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारे रिलेशन, हम इसके मैथमेटिकल रिलेशन की बात करेंगे। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं जिसको हम सिक्वेंशियली पढ़ेंगे। तो बच्चों ये लगभग देखेंगे तो ये पूरा क्लास 11th का सिलेबस है ना। तो इसमें हमारे को एक, इसको मोटा मोटी ये समझे कि यहां तक के जो टॉपिक्स हैं उसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये मैकेनिक्स हुआ, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, एसएचएम जो बात करेंगे, तो यहां तक जो ये टॉपिक हुआ ये मैकेनिक्स कहला सकता है। इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोल सकते हैं और इसको वेव बोल सकते हैं और इसको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो कुल मिलाकर के आपका जो टॉपिक हुआ, एक मैकेनिक्स हुआ, दूसरा जो टॉपिक हुआ फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, तीसरा वेव एंड साउंड, और चौथा जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ब्रॉडली कहेंगे तो यही टॉपिक है। इसमें से बच्चों एक टॉपिक ग्रेविटेशन है जो बहुत हद तक रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैट से। हम उसको इलेक्ट्रोस्टैट के साथ ही ज्यादा अच्छा समझने की कोशिश करेंगे क्लास 12 में। बच्चों, डियर स्टूडेंट, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर को भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू।